करेंगे। बड़ा मजेदार मैथ लाया हूं इसमें, जो कि टॉप 20 मैथ्स को पहले हम लोग धुआं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। एक द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का योग निकालना है। तो इसके बारे में कौन नहीं जानता है। पहली बात तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण होता है। और द्विघात समीकरण के मूलों का योग हमेशा याद रखिएगा। पहली बात तो ये याद रखिए कि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं और द्विघात समीकरण के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए है, एक्स के बगल वाला बी है और स्वतंत्र राशि सी है। यहाँ पूछ रहा है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी के जगह पर 7 है तो 7/4, तो -7/4 कोई ऑप्शन है तो यह है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए। कहता है 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। मतलब उसी समय की 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की उसी समय तत्कालीन मतलब उसी समय की आयु की 6 गुनी थी। मतलब 6 वर्ष पूर्व पुत्री 1 तो पिता 6। कहता है 3 वर्ष के बाद, -6 लिखे तो 3 वर्ष पहले समझ लिए, +6 लिख रहे हैं मेरे बहादुरों तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होती। 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। सबसे पहले अंतर सेम करेंगे। ऊपर कितना का अंतर है तो 6 1 5 का अंतर। नीचे कितना का अंतर है तो नीचे है 3 1 2 का अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से कर दी फटाफट। अब कहता है कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। तो 6 वर्ष पहले से 3 वर्ष बाद जाने में 9 वर्ष की वृद्धि। यहाँ 8 से हो गया 15, सॉरी 6 दूनी 8 से 15। फिर से 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता का उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होती। तो ठीक है, ऊपर 5 का अंतर तो नीचे 5 से, नीचे 2 का अंतर तो ऊपर 2 से। 6 दूनी 12 से 15 3 हो गया, या 2 से 5 3 हो गया। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। ज्ञात क्या करना है, पुत्री की वर्तमान आयु। तब पुत्री की वर्तमान का तो रेशियो है ही नहीं, तो पुत्री वाला से गुना करेंगे। यदि ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 6 वर्ष पहले का निकलेगा, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। नीचे वाला से गुना करते हैं तो 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु निकलेगा, 3 घटाना पड़ेगा। तो चलिए ऊपरे वाला से 2 से गुना करिए तो पुत्री निकला 6 वर्ष पहले का। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 और जोड़िए, यानी पुत्री वर्तमान में है 12 वर्ष की। पुत्री वर्तमान में है 12 वर्ष की। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है विद्यार्थियों को। चलिए आगे बढ़िए। 2 अंकों वाली ऐसे संख्याओं की संख्या ज्ञात करें जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो। तो 2 और 4, 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो, अर्थात 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा। तो 4 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो बोलिए कि सर 2 अंकों की संख्याएं शुरू होता है 10 से लेके 99 तक। तो 10 से लेके 99 तक कुल 90 संख्याएं हैं। 90 में 4 से विभाजित होने वाली कितनी है तो 4 से भाग दे दीजिए। 22 चौके 88, जो शेषफल 22 चौके 88, जो शेषफल बच रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। 90 संख्याएं 2 अंकों की होती है। 10 से लेकर 99 तक आप गिनिए, 10 को भी शामिल करना है ना। तो 90 संख्याएं 4 से विभाजित होने वाली होती है। तो निश्चित रूप से मेरे शेर बहादुरों हमें 90 में 4 से भाग दे दीजिए। क्लियर हो गया। 22 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होने वाली होगी 2 अंकों की। आगे फिर से एक द्विघात समीकरण आया।
वहां मूलों का योग ज्ञात करना था, यहाँ मूलों का योग दिया हुआ है और b का मान ज्ञात करना है। तो यह एक द्विघात समीकरण है और इसके मूलों का योग दिया हुआ है, मूलों का योग। तो मूलों का योग दिया हुआ है 9 और हम लोग मूलों का योग जानते हैं -b/a बराबर 9। तो -b, तो -b की जगह b ही है, -b/a की जगह 5 है बराबर 9। तो -b बराबर तिरछा गुना होके 45 आ जाएगा। -b का मान 45 आ जाएगा, -b का मान 45 आ जाएगा, इसलिए b बराबर 45 हो जाएगा। -b का मान 45 आ जाएगा, इसलिए b बराबर 45 आ जाएगा। हेलो, 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 आवाज जा रही है आप लोगों को? यदि द्विघात समीकरण 5x², हेलो हेलो, 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग 9, तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान -45 हुआ, -b 45 है तो b का मान -45 हुआ, -45 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि x का मान 2 होने पर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या और एक चार संख्या समानुपात में है, तो y का मान ज्ञात करिए। तो x का मान 2 पहले रख दीजिए, यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5 दूनी 7, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 7 11, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 12 9 21, और ये तो 22 है ही है। अभी समानुपात में है, मतलब 7:11 समानुपात, एक समानुपात 21:22। तो अब क्या करेंगे? नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। हेलो हेलो, तो नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, तो 7/22 बराबर हो जाएगा 11 गुना 21, 7 से 7 21, 22 बराबर 33 हो गया। तो पहले x का मान पुट कर दिए, फिर समानुपात लगा दिए। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी है कि नहीं? को नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए, बहुत आनंद आएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक साड़ी को 11 दिन में भी उसे 20 दिन में 80-55 दिन में पेंट कर सकता है, मतलब काम ही हो गया, काम के उल्टा समय के उल्टा क्षमता। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, मतलब अलग अलग, तो अलग अलग ए है, बी है, सी है। 11 दिन में कर सकता है, ई 20 दिन में कर सकता है, और ई 55 दिन में कर सकता है। अभी समय है और समय के उल्टा क्या क्षमता है? 1/11, 1/20, 1/55। हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 11 दूनी, सॉरी, हरों का एलसीएम 11 20 55 का एलसीएम मुझे लगता है 220 होगा। तो 11 से 20 बार में, 20 से 11 बार में, और 55 से 4 बार में। अब किसी एक को लेके चलेंगे 220। इतना तो टाइम भर के हर क्वेश्चन में करते हैं, आप सभी को ही पता होगा। पूछ क्या रहा है? यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम दिन पर, मतलब पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, और प्रत्येक सम दिन पर सी द्वारा ए की, मतलब पहला दिन ए और बी काम करेगा, बी द्वारा सहायता, पहला दिन ए और बी काम करेगा, तो 20 और 11 31 काम होगा। और दूसरा दिन ए और सी काम करेगा, तो 20 और 4 24 काम होगा। फिर तीसरा दिन ए और बी करेगा, प्रत्येक विषम दिन पर ए की सहायता बी करता है, एक दिन बी और फिर सी। तो पहला दिन बी करेगा ए की सहायता, ये तो डेली कर रहा है, काम हमें क्या करना है समझिए, बारी बारी वाला है। टोटल 220 काम करना है, और बारी बारी वाला ढेर बनाए हम लोग। तो ए करेगा और बी करेगा, पहला दिन तो 31 काम होगा, दूसरा दिन ए के साथ सी करेगा 24 काम होगा, तो 2 दिन में हुआ 55 काम। फिर ए के साथ बी करेगा तो होगा 31 काम, फिर 24 काम, तो 55 काम। तो 55 काम करने में 2 दिन, 55 काम करने में 2 दिन। 55 को कितना से गुणा करें, 55 को कितना से गुणा करें
कि 220 हो जाए, तो 4 से लेफ्ट 4 से राइट हो गया। 220 काम करने में 4 दूनी 8 दिन, 220 काम करने में 4 दूनी 8 दिन। तो ये देखने में सिर्फ लंबा है, घुटने टेक दिया आपके सामने, घुटने टेक दिया आपके सामने। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए, बहुत ही मजेदार। कहता है वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपया के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। तो पहले देखिए 2200 के लाभ पर बेचा, तो यहाँ 2200 उसको लाभ हो रहा है, लाभ की राशि है इसको 2200। पहले हम क्या निकालेंगे, कुल लागत निकालेंगे। कुल लागत क्या होता है, कुल लागत होता है, कुल लागत बराबर होता है खरीद और प्लस मरम्मत। चूंकि मरम्मत क्या है वो टोटल लागत है, तो कुल लागत कैसे निकलेगा, तो चूंकि 2200 रुपया उसको लाभ हो रहा है और जो लाभ है वो परसेंटेज में किसके बराबर है, 20% के बराबर है। जो लाभ है वो परसेंटेज में 20% के बराबर है। तो लाभ की तुलना लाभ से और लागत मूल्य निकालना है 100 से। लाभ की तुलना लाभ से, लागत मूल्य निकालना है 100 से। काट दीजिए, 20 से 20 बचे 100, 22 बचे 110, यानी कि आप कह सकते हैं 11,000। तो 11,000 जो है वो उसका कुल लागत मूल्य हुआ, जिसमें मरम्मत पर कितना खर्च किया था, जितना में खरीदा था उसका 10%। तब मान लिया जाए खरीदा था P में और 10% मरम्मत में खर्च किया, तो P का 110% ना हो गया, 110% बराबर 11,000 है ना। तो मरम्मत पर कितना खर्च किया, तो मरम्मत पर कितना खर्च किया, पहले उसका खरीद निकाल लीजिए। 2 शून्य से, सॉरी 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 11 से खत्म 1000 बार में, ये हो गया 10,000। तो यदि पूछता कि उसने खरीदा कितना में, 10,000 में, और कुल लागत उसका 11,000 है, तो मरम्मत पर कितना खर्च किया, तो मरम्मत पर खर्च किया 1000। मरम्मत पर कितना खर्च किया मेरे बहादुरों, 1000। तो कुछ नहीं किए, कुल लागत 11,000 आया, लेकिन 11,000 कब है, जब मरम्मत पर 10% खर्च किया है। तो मरम्मत निकाल लिए, सॉरी कुल उसका खरीद मूल्य हो गया 10,000, तो उसने खर्च कितना किया होगा 1000, मरम्मत पर खर्च किया होगा 1000। तो मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में पूछता है, कह रहा है प्रत्येक विषम में 2 जो घटाया जाए, प्रत्येक सम में 1 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो देख लीजिए, पहले तो 8 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 7 है, 6 है, 9 है। अब पहला कंडीशन कहता है कि विषम में 2 घटा दीजिए, तो विषम में 2 घटा दीजिए। विषम ये है, विषम ये है, विषम ये है, विषम ये है। विषम में 2 घटा दीजिए, सम में 1 जोड़ 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 दीजिए, तो ये हो जाएगा 9। ये 3 में से 2 घट गया 1, ये 2 1 3, 5 में से 2 घट गया 3, फिर 2 1 3, 7 में से 2 घट गया 5, 6 1 7, और 9 में से 2 घट गया 7। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएगी। तो 3 और 7, 1 से अधिक बार कितने अंक आ रही है, 3 और 7, यानी 2 अंक। 2 अंक 1 से अधिक बार आएगी, 1 से अधिक बार कितने अंक आएगी, 2 अंक। 3 और 7 को देखिए, 3 और 7 1 से अधिक बार आई है। तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, लाजवाब है। कहता है राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी थी। तो राम की आयु 55 वर्ष है, सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी थी। तो वर्तमान में प्रेजेंट में आ जाइए, प्रेजेंट में राम और सोम 55 वर्ष का है और 25 वर्ष का है। तो ऑप्शन से देख लीजिए कि कितने वर्ष पहले, मतलब कितना घटाएं कि राम तिगुनी हो जाए, कितना घटाएं कि राम जो है इससे कई गुनी हो जाए, 3 गुनी।
कितना घटाएं कि 3 गुनी हो जाए। तो मान लिया 7 घटाते हैं, 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18, 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48, नहीं होगा। 15 घटाएंगे तो ये 10, 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, नहीं होगा। 10 घटाएंगे तो ये 15, तो 10 घटाइए, 10 में हो रहा है, ये 15 हो रहा है, ये 45 हो रहा है, 3 गुनी हो रहा है। तो 3 गुनी होने के लिए कितने वर्ष पहले? तो 10 वर्ष पहले। पहले मतलब घटाना, तो कितने वर्ष पहले 3 गुने हो जाएगा? 10 वर्ष पहले। कोई दिक्कत परेशानी हो, वॉइस नहीं जाए तो बोलना है। ये लाइन ग्राफ है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात निकालना है। भौतिक विज्ञान में 135 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें रेशियो एवरेज या परसेंटेज ही पूछेगा। और रसायन का 195 लड़की है, ये लड़की है और नीचे लड़का है। और जीव विज्ञान का है 165, तो यही तीनों का रेशियो निकालना है। मतलब 135 अनुपात 195 अनुपात 165। अब जितना संभव होता है काटना, काटिए। 15 से देखते हैं काट के। 15 नमा 15 इकाई 15, 15 तिया 45, फिर 15 इकाई 15, 15 इकाई 15, तो 9 13 11, 9 13 11, 9 13 11। हम सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो इस प्रकार के ग्राफ आपको पूरा क्लियर देगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पहुंच गए। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो सभी तरफ से पेंट करना है, मतलब घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH होता है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू LB, तो पहले ये दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो ये दोनों को गुना करिए तो सबसे अच्छा कर दीजिए 18.5, तो 18.5 को लिख दीजिए 37/2, और गुना इसको लिख दीजिए 25/2। गुना कर दीजिए 4 नीचे ऊपर 25, 37 गुना 25 करिए तो कितना? 25 7 175 के 5 बचा 17, 25 तिया 75 और 17 92, 925। अब 4 से भागा दीजिएगा 925 में, तो 23 चौका 92, 4 इकाई 4 और दशमलव, फिर 1 बच गया, तो 4 दूनी 8, फिर 4 5 20, तो 231 LB की है तो 231.25 आया। अब देखिए BH करिएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इसका आया, ये दोनों को गुना किए तो आया 231.25। ये दो गुना करिएगा तो दशमलव से 10 कट जाएगा 125, फिर ई दोनों को गुना करिए तो दशमलव से 10 कट जाएगा 185। अब करना क्या है? इसको जोड़ देना है और 2 से गुना कर देना है, आ जाएगा आंसर। देखिए 0.25 तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जोड़िए 1 और 5, 6 5 11 के 1 बचा 1, 3 और 2 5, 8 13 1 14 4 बचा 1, 2 1 3 1 4 1 बकिया 5, और 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 के 0, मतलब 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5 दशमलव, 541 दूनी कितना हो जाएगा? 1082। तो कैलकुलेशन पॉइंट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको मेथड और फॉर्मूला याद है तो मैथ थर थर कापेगा, थर थर कापेगा, थर थर कापेगा। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH पूरा पेंट करना है, मतलब समझिए क्षेत्रफल ही निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। कहता प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो बोलिए सर कौन नहीं जानता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर।
यानी सीधा होता है √3/4 गुना 14 गुना 14। तो ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं और रूट में ही आंसर दिया हुआ है, तो आप ले आइए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पहुंच गए। कहता है मेरे प्यारों की दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 7 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या, तो बोलिए चूंकि हम सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब दो संख्याओं के लासा मासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दूसरी संख्या निकालना है तो हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ और बटा पहली। तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है 434, एचसीएफ कितना है 14 और बटा 7। चलिए काटेंगे, 7 दूनी 14, 434 दूनी एचसीएफ 7 है, उल्टा कर दिए, संख्या 14, एलसीएम है 434 गुना एचसीएफ है 7, अब संख्या है 14। अब इसको कैलकुलेशन करना आपका काम है, कैलकुलेट करिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करिएगा आप में स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, दहाड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14। कहता है एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया वृद्धि हो जाती है तो 6% लाभ। तो पहले 14% हानि होता है, माइनस लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा हानि। अब बाद में 6% लाभ होता है, कब? जब 100 की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब अंतर। अब यहाँ अंतर कितना का? तो यहाँ अंतर 14 6 20 का, क्योंकि एक माइनस एक प्लस एक लाभ है, एक हानि तो अंदर छूटेगा। अब क्रय मूल्य निकालना है पुस्तक का तो 100 से गुना। जल्दी से काटिए और बताइए कि इसका क्रय मूल्य क्या आया। काटने छाटने में माहिर बनिए, तभी मैं थर थर कांपेगा आपसे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। कहता है नीचे दी गई आकृति में रेखा 1 मीटर के रेखा एल एम के समानांतर है, यहाँ एल होना चाहिए, रेखा एल एम के समानांतर है, मतलब ये एल है, एल है और ये एम है, समानांतर है। इसको एक तिर्यक छेदी रेखा इधर से काट रहा है, एक तिर्यक छेदी रेखा इधर से काट रहा है। तो पूछ रहा है हम लोगों से क्या कि 2y + y का मान। तो पहली बात तो हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखा को ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये जो x है प्लस 105 है, 105 है बराबर 180 डिग्री, ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 75 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान 75 हो गया। किसी भी दो समांतर रेखा को एक पैरेलल रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। साथ ही साथ ये वाला जो है ये संगत कोण हो जाता है। ये देखिए एक ही जैसा बन रहा है ना, ये संगत कोण, तो ई 60 तो ई भी 60। अब ये संगत कोण हो गया। अब ये एक रेखा है और इस पर ही पूरा एंगल देखा जाए तो ये रिजु कोण होता है या सरल कोण, जिसका योग 180 होता है। तो ये 60 हो गया तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। बाई तो बाई हो गया 120 डिग्री, x हो गया 75 डिग्री। हम लोग से इसका मान पूछ रहा है, इसलिए 2x + y, तो 2x 2 गुना 75 और प्लस 120 बराबर 150 और प्लस 120 मिला के हो जाएगा हम सभी का कितना 270 डिग्री। तो 2x + y का मान हो गया 270 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 2x + y का मान 270 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर होते जा रहे हैं। 15 के बाद आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में कहता है एक व्यक्ति ने 7500 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज से 6 वर्ष के लिए निवेश किया। तो 6 वर्ष के बाद उसे कितना मिश्र धन मिलेगा? तो SI तो सीधा जानते हैं हम लोग कि दर गुना समय होता है। दर यहाँ 7.5 है और समय 6 वर्ष है। 25 के 0 और 6 के 42 और 3 45, मतलब हम कह सकते हैं कि 45 आ गया। तो बोल रहा है मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन के लिए पहले मूलधन दिया हुआ 75,000, मूलधन की तुलना 100 से करेंगे और यहाँ 45 से गुना करेंगे
काटिए अब इसको बेरहमी से नहीं, 45 से नहीं, मिसधन निकालना है तो 145 से। कितना से गुना करेंगे? 145 से। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन छोड़ते हैं, कोई दिक्कत किसी को? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। कहता है एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन, बारी बारी वाला बहुत पूछता है टाइम वर्क, जिसमें एक्स पहला दिन मतलब शुरुआत एक्स करेगा, कभी कभी शुरुआत वाई भी करता है, तब कहता है उसी काम को पूरा करने में कितने दिन, तो एक्स हो गया वाई हो गया। एक्स 8 दिन में कर रहा है मेरे बहादुरों, वाई 12 दिन में कर रहा है। इस समय हो गया, समय को उल्टा क्षमता हो जाएगा, 12 इधर 8 इधर, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इसमें एक्स पहले किसी एक को लेके चलेंगे 24, पहला दिन एक्स काम करेगा तो 3, दूसरा दिन वाई करेगा 2, तो बारी बारी से आ गया। पहला दिन एक्स 3 काम करेगा, दूसरा दिन वाई 2 काम करेगा, तो 3 2 5 काम, तो 5 काम करने में लग रहा है 2 दिन। 5 को कैसे गुना करें कि 24 से उससे कम आए, तो बोले सर 4 से, तो 4 से इधर 4 से इधर, तो 4 5 20 काम करने में 8 दिन। अब 20 काम हुआ है और एक्स बाई चल रहा है, तो फिर बारी एक्स का आएगा, तो एक्स बोला हम 3 करेंगे, लेकिन 24 कराना है तो 20 हुआ है तो 4 चाहिए, तो ये 3 कर दिया और अपना पूरा दिन का समय 1 ले लिया। अब आया बारी बाई का, बाई बोला मेरा क्षमता 2 है, हम बोले मेरा काम 4 5 20 3 23 हो गया है, हमको एक ही काम करवाना है, तो एक काम करेगा लेकिन समय लेगा 1/2, तो 4 5 20 3 23 24 काम करने में 4 दूनी 8 1 9 पूर्णांक 1/2 दिन। तो आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक में भी रहेगा तो बनेगा। तो 9 पूर्णांक 1/2 दिन में बारी बारी से काम करके फिनिश कर देगा काम को। क्लियर हो गया? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को लपेटते हैं जल्दी। कहता है एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर यात्रा तय करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर है, तो बाद में 2 घंटा कैसे चला? तो पहला 3 घंटा में उसने चला है 80 किलोमीटर, अगला 2 घंटा में 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर सीधा होता है कुल दूरी बटा कुल समय, होता है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, और औसत चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कुल दूरी कितना है पता नहीं है, लेकिन पहला 3 घंटा में 80 किलोमीटर यात्रा किया है, अगला मान लिया जाए कि x किलोमीटर किया है, तो पहले 3 घंटा में 80 किलोमीटर चला है और अगला 2 घंटा में x किलोमीटर चला है, आगे और 2 घंटे चला है तो x किलोमीटर, तो कुल मिला के कुल दूरी और कुल समय हो गया 3 2 5, 3 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, तो ये औसत चाल निकल गया। औसत चाल दिया हुआ है 30, तिरछा गुना होकर हो जाएगा 80 + x बराबर 3 5 150, 80 जाके उधर घटेगा x बराबर तो 70 किलोमीटर, यानी कि जो शेष दूरी तय किया 2 घंटा में वो 70 किलोमीटर, शेष जो दूरी तय किया 2 घंटा में वो 70 किलोमीटर। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु क्या है? तो अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि बहन की आयु 18 वर्ष है तो बहन है 18 वर्ष की जो कि अरुणा से 8 वर्ष कम है, तो समझ जाइए कि अरुणा इससे 8 वर्ष अधिक होगी। अरुणा का पूछ रहा है तो 18 में 8 जोड़ दीजिए, 18 8 26 वर्ष की अरुणा होगी, क्योंकि उसकी बहन 8 वर्ष, हम आपसे 8 वर्ष कम होंगे तो आप हमसे 8 वर्ष अधिक होंगे। क्लियर बात है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। शांति अनुपात कीर्ति 7:3, 7:3। कहता है कि 5 वर्ष के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। शांति 5 वर्ष बाद 40 होगी, 5 वर्ष बाद शांति 40 वर्ष होगी।
इसलिए वर्तमान में शांति, क्योंकि यहाँ पर शांति और कीर्ति की आयु जो है प्रेजेंट का दिया हुआ है। वर्तमान में 5 वर्ष के बाद कोई 40 का होगा तो वर्तमान में शांति कितनी होगी? तो वर्तमान में शांति हो जाएगी 40 माइनस 5 यानी 35 वर्ष की। वर्तमान में शांति हो जाएगी 35 वर्ष की। पूछ रहा 5 वर्ष बाद कीर्ति, तो इसलिए पहले वर्तमान में कीर्ति निकालिए। वर्तमान में कीर्ति, बोलिए सर शांति वर्तमान में है 35 और रेशियो के अनुसार रेशियो वर्तमान का है शांति 7 है, तो शांति की तुलना शांति से, कीर्ति ज्ञात करना है 3 से, 7 पचे 35, 5 तिया 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष कीर्ति वर्तमान में होगी। इसलिए 5 साल बाद कीर्ति, इसलिए 5 साल बाद कीर्ति हो जाएगी 15 प्लस 5 यानी 20 वर्ष। 5 साल बाद कीर्ति हो जाएगी 20 वर्ष की। 5 साल बाद कीर्ति हो जाएगी 20 वर्ष की। 5 साल बाद कीर्ति हो जाएगी 20 वर्ष।